नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, नेट की परीक्षा जो हिंदी विषय की है वो आपकी 5 मार्च को होना प्रस्तावित हुई है। तो 5 मार्च के लिए हम अभी एक सीरीज शुरू किए हैं जो आपके प्रश्नोत्तरी की सीरीज है। इसमें हम सबसे पहले साथियों हिंदी कविता को कहें तो 5वीं यूनिट जो है उसको आपका लिए। तो इसके बाद साथियों हम हिंदी कविता के बाद आज आपकी जो प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं वो है हिंदी उपन्यास पर आधारित। तो हिंदी उपन्यास पर आपके जितने से ज़्यादा प्रश्न हैं तो 175 लगभग प्रश्नों पर आज हम यहाँ चर्चा करेंगे और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपको साबित होने वाले हैं। इकाई 6 और हिंदी उपन्यास आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और इसमें आपकी प्रश्नोत्तरी 175 प्रश्नों की है। तो चलिएगा हम वीडियो शुरू करेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो साथियों देखते हैं आपका पहला प्रश्न कौन सा है। पहला है, कौन सा कथन असत्य है? साहित्य के सत्य और इतिहास के सत्य में भेद होता है। इतिहास में उपलब्ध प्रमाणों से सत्य खोजा जाता है। साहित्य में संभावना या कल्पना से सत्य को गढ़ा जाता है। इतिहास में कल्पना पर तथा साहित्य में तथ्य पर बल रहता है। इसमें से कौन सा कथन असत्य बताना है? तो साथियों असत्य इसमें डी है कि इतिहास में कल्पना तथा साहित्य में तथ्य पर बल रहता है, ऐसा नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका असत्य है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का सत्य आधारित है कल्पना पर, इतिहास और कल्पना दोनों पर या किसी पर नहीं। तो साथियों बताइए क्या हो जाएगा यह प्रश्न? तो प्रश्न आपका कौन सा हो जाएगा? कल्पना पर। किस पर? कल्पना पर। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत कुछ प्रयत्न किया। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, मोहन राकेश का, प्रेमचंद का या जयशंकर प्रसाद का? बताइए किसका कथन है? तो साथियों यह जो कथन है आपका सही है, जयशंकर प्रसाद का आपका कथन है साथियों। तो चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है, जिस प्रकार यह भी कथन है कि जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना ध्यान की आवश्यकता होती है उसी प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। किसका कथन है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या अज्ञे? तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, व्योम कुंजों की परिकल्पने भूमि को निज स्वर्ग पर ललचा रही, उड़ ना सकते हम तुम्हारे स्वप्न तक, शक्ति है तो आबसा अलका यहीं। कल्पना के विषय में ये पंक्तियाँ किसकी हैं? दिनकर प्रसाद पंत या बच्चन? दिनकर प्रसाद पंत या बच्चन किसकी पंक्तियाँ हैं? तो साथियों ये पंक्तियाँ दिनकर की हैं। किनकी हैं साथियों? ये पंक्तियाँ आपकी दिनकर की हैं। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है, आचार्य राजशेखर ने कल्पना के कितने भेद माने हैं? 2, 3, 4 या 5? तो आचार्य शेखर ने कल्पना के कितने भेद माने हैं साथियों? तो आपके 2। इनमें से प्रेमचंद की कौन सी कहानी यथार्थवादी है? नमक का दरोगा, कफन, पंच परमेश्वर या इनमें से सभी? प्रेमचंद की कौन सी कहानी यथार्थवादी है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा कफन। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से युक्त है? गोदान, निर्मला, रंगभूमि या इनमें से सभी? प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद पर? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से ये सभी आपके आदर्शोन्मुखी हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कल्पना का कार्य है अवचेतन में स्थित अनुभूतियों को चेतन स्तर पर प्रस्तुत करना, विषय वस्तु का विस्तार करना, बिंब सृजन करना या इनमें से सभी? कल्पना का कार्य क्या है? तो कल्पना का कार्य इनमें से सभी माने अवचेतन में स्थित अनुभूतियों को चेतन स्तर पर प्रस्तुत करना, विषय वस्तु का विस्तार करना और बिंब सृजन करना। ये तीनों आपके ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी या निस्साय हिंदू? बताइए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु किसका है? जल्दी से आप
कमेंट सेक्शन में आप बताइए। परीक्षा गुरु के लेखक देखिए आई गया। अगला प्रश्न है राय कृष्णदास, लाला श्रीनिवास दास, चतुर्सेन शास्त्री या देवकीनंदन खत्री। बताइएगा कौन हो जाएगा, सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, चलिए देखते हैं। परीक्षा गुरु का प्रकाशन हुआ 1882, 1870, 1890, 1877। परीक्षा गुरु, तो परीक्षा गुरु का आपका 1882 में प्रकाशन हुआ। हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किस केंद्र में रखकर किया गया है। प्रेमचंद को, प्रसाद को, कमलेश्वर को या इनमें से किसी ने। तो साथियों ये तो सभी को पता है, प्रेमचंद को ध्यान में रखकर। हिंदी उपन्यास के विकास को कितने भागों में बांटा गया है, 3, 4, 5 या 2। तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 भागों में। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है देवकीनंदन खत्री किस वर्ग के उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद युगीन हैं, प्रेमचंद पूर्व हैं, प्रेमचंदोत्तर हैं। तो यही 3 आपके काल हैं। और बताइए इनमें से देवकीनंदन खत्री किस वर्ग के उपन्यासकार हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, प्रेमचंद पूर्व हैं। निस्सहाय हिंदू किसका लिखा है उपन्यास है, निस्सहाय हिंदू भारतेंदु का, राधा कृष्ण दास का, प्रताप नारायण मिश्र का या बालकृष्ण भट्ट का। निस्सहाय हिंदू, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका राधा कृष्णदास का। निस्सहाय हिंदू में किस समस्या का चित्रण है। गोवध की समस्या, धर्म पालन की समस्या, दहेज प्रथा की समस्या, विधवा विवाह की समस्या। निस्सहाय हिंदू में किस समस्या का चित्रण है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, गोवध की समस्या। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निस्सहाय हिंदू का प्रकाशन कब हुआ है। 1890 में, 1894 में, 1885 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। निस्सहाय हिंदू का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा 1890 ईस्वी। कौन सा उपन्यासकार अय्यारी या तिलस्मी उपन्यास लेखन में शीर्षस्थ है। गोपाल राम गहमरी, बाबू देवकीनंदन खत्री, विश्वम्बर नाथ कौशिक या पांडे विचरण शर्मा उग्र। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा बाबू देवकीनंदन खत्री, बाबू देवकीनंदन खत्री। चलिए देखते हैं अगला आपका प्रश्न है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक बाबू देवकीनंदन खत्री, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गोपाल राम गहमरी या राधे कृष्ण दास। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बाबू देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न, कौन सा उपन्यास बाबू देवकीनंदन खत्री का नहीं है, नहीं बताना है। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ या सिरकटी लाश। बताइए कौन सा इसमें से नहीं है। तो साथियों देखिए चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ ये सभी हैं। सिरकटी लाश आपका नहीं है। और सिरकटी लाश किसका है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अगला प्रश्न है हिंदी के किस उपन्यास को पढ़ने के लिए तमाम लोगों ने हिंदी सीखी। गोदान, चंद्रकांता, भूतनाथ या वयम रक्षामः। सही उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रकांता। चंद्रकांता को पढ़ने के लिए कई लोगों ने हिंदी सीखी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बालकृष्ण भट्ट का कौन सा उपन्यास इनमें है। नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सौ सुजान, रहस्य कथा या ये सभी। बालकृष्ण भट्ट का कौन सा उपन्यास इनमें से है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये सभी आपके बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास हैं। नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, एक अजान और सुजान। इनमें से प्रेमचंद का महाकाव्यात्मक उपन्यास कौन सा है। प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन या गोदान। इनमें से प्रेमचंद का महाकाव्यात्मक उपन्यास कौन सा है। सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, कौन सा हो जाएगा, गोदान। कौन सा, गोदान। अगला प्रश्न है हिंदी में जासूसी उपन्यास लिखने की परंपरा का श्री गणेश किसने किया है। जासूसी उपन्यास किसने लिखे हैं साथियों देखिएगा। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा गोपाल राम गहमरी, ओम प्रकाश शर्मा, इब्ने सफी या बाबू देवकीनंदन खत्री। जासूसी उपन्यास किसने लिखे हैं, गोपाल राम गहमरी ने। कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी का नहीं है बताना है। जासूस की भूल, सिरकटी लाश, काजर की कोठरी या गुप्तभेद। इसमें से जो नहीं है, तो साथियों इनमें से जो नहीं है वो आपका कौन सा, काजर की कोठरी उपन्यास गोपाल राम गहमरी का नहीं है। किसका है आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं है। प्रणयिनी परिणय, जिंदे की लाश, याकुती तख्ती या जासूस की अय्यारी। बताइए कौन सा उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी का इनमें से नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जासूस की अय्यारी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न सूची को सम्मिलित करना है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसका है, परीक्षा गुरु किसका है, लीलावती किसका है और आदर्श हिंदू किसका है। तो सही उत्तर के देखिए ठेठ हिंदी का ठाठ किसका हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, लीलावती किशोरीलाल गोस्वामी और आदर्श हिंदू लज्जाराम शर्मा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रकांता का मूल आधार है विशाखा दत्त, तिलिस्म, होशरूबा, मुद्रा राक्षस या इनमें से कोई नहीं। चंद्रकांता का मूल आधार क्या है, चंद्रकांता का मूल आधार आपका
तिलिस्म, होशरूबा। जितने हिंदी पाठक बाबू देवकीनंदन खत्री ने उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं। चंद्रकांता पढ़ने के लिए ही न जाने कितने उर्दूजीवी लोगों ने हिंदी सीखी। यह कथन किस समीक्षक का है? मुंशी प्रेमचंद का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, नगेंद्र का है या किशोरीलाल गोस्वामी का है? किसका कथन है ऐसा? तो यह कथन साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है तिलिस्म का अर्थ है। तिलिस्म का क्या अर्थ है? गुफा, अद्भुत और आश्चर्यजनक कल्पना, गतिवान या दूर तक दौड़ने वाला। तिलिस्म का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, तिलिस्म का क्या अर्थ हो जाएगा? अद्भुत और आश्चर्यजनक कल्पना। अगला प्रश्न है अय्यार का तात्पर्य है चालाक, वेग से चलने वाला, ए और बी दोनों, या जासूस। अय्यार का क्या अर्थ हो जाएगा साथियों? चालाक और वेग से चलने वाला। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चंद्रकांता उपन्यास का की विशेषता है। चंद्रकांता उपन्यास की विशेषता कौतूहल, जिज्ञासा, रोचकता, इनमें से सभी। चंद्रकांता जो उपन्यास है उसकी विशेषता क्या हो जाएगी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, माने कि कौतूहल, रोचकता और जिज्ञासा। चंद्रकांता उपन्यास का नामकरण किया गया है नायक के नाम पर, स्थान के नाम पर, घटना के नाम पर, नायिका के नाम पर। बताइए किसके नाम पर किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा आपका नायिका के नाम पर। तेज सिंह नामक चरित्र किस उपन्यास में है? तेज सिंह चंद्रकांता में, सिरकटीलास में, खिला फूल में, या इनमें से कोई नहीं। तेज सिंह नामक चरित्र किस उपन्यास में है? सही उत्तर आप बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा चंद्रकांता में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चंद्रकांता उपन्यास की शैली बताइए, विवेचनात्मक है, किस्सा गोई है, या फ्लैशबैक है, या डायरी शैली है? चंद्रकांता उपन्यास की शैली कैसी है? तो साथियों कौन सी है? आपका किस्सा गोई शैली है। प्रेमचंद का जीवन काल बताइए, 1880 से 1936, 1885 से 1940, 1875 से 1930, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1880 से 1936। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य विनय मोहन शर्मा का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे, बताइए क्या उत्तर होगा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रेमचंद का गोदान प्रकाशित हुआ है 1935 में, 1936 में, 1931 में, 1932 में। प्रेमचंद का गोदान प्रकाशित हुआ था किसमें? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा 1936 में। अगला प्रश्न है इन सूचियों को सुमेलित करना है। प्रेमाश्रम बताइए, रंगभूमि, गोदान, निर्मला। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रेमाश्रम आपका हो जाएगा 1922, रंगभूमि 1925, गोदान आपका हो जाएगा 1936 और निर्मला 1927। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। रंगभूमि, गबन, गोदान, निर्मला। तो इनमें से सही बताना है। तो रंगभूमि, फिर उसका निर्मला, फिर उसका गबन, इसके बाद गोदान। डी ऑप्शन सही है। दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद के किस उपन्यास में चित्रित है? निर्मला में, गबन में, गोदान में, रंगभूमि में। बताइए किस में चित्रित है? तो निर्मला में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक समस्या का चित्रण है? प्रेमाश्रम में, गोदान में, निर्मला में, या ए बी दोनों में? प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक समस्या? बताइए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर है आपका ए बी दोनों, माने गोदान में भी और प्रेमाश्रम में भी। शासक वर्ग के अत्याचारों का चित्रण प्रेमचंद ने किस उपन्यास में किया है? कर्मभूमि में, रंगभूमि में, सेवा सदन में, या कायाकल्प में? बताइए शासक वर्ग के अत्याचार का चित्रण किस उपन्यास में प्रेमचंद जी ने किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा रंगभूमि में। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता है आदर्शवाद, यथार्थवाद, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, या ये सभी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। अगला प्रश्न है प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? बताइए। इरावती, मंगलसूत्र, कायाकल्प, या सेवा सदन? प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर आपका हो जाएगा मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है इनमें से जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है? कंकाल, तितली, इरावती, इनमें से सभी? तो साथियों कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से सभी, माने कंकाल भी है, तितली भी है, इरावती भी है। सभी उपन्यास जयशंकर प्रसाद के हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न सूचियों को सुमेलित करना है। तो मुंशी, तोताराम, जालपा, झुनिया, सूरदास। बताइए ये सभी पात्र हैं। ये सभी पात्र इन कौन कौन से उपन्यासों के हैं? तो मुंशी तोताराम आपका निर्मला का है, जालपा आपका गबन का है, झुनिया आपका
गोदान का है, सूरदास आपका रंगभूमि का है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए थोड़ा सा साथियों इसमें हम बता देंगे, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है। मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, आंचलिक है या सामाजिक है? मेला आंचल बताइए किस प्रकार का उपन्यास है? तो सही उत्तर हो जाएगा आंचलिक है। अगला प्रश्न है, भिखारिणी उपन्यास के लेखक हैं चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, पांडे बीचन शर्मा। भिखारिणी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक। प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या किस उपन्यास में प्रसाद जी ने की है? कंकाल में, तितली में, इरावती, इनमें सभी में। प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या किस उपन्यास में प्रसाद जी ने की है? तो उत्तर सही हो जाएगा साथियों आपका तितली में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? प्रेमाश्रम, गोदान, निर्मला या गबन? प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा गोदान। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है, सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं, ये विचार किस समीक्षक के हैं? जैनेन्द्र, अमृत राय, रामविलास शर्मा या डॉक्टर नगेंद्र? बताइए किसके हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? प्रेमचंद व्यक्ति को नहीं अपितु समाज, समूह, वर्ग, व्यवस्था, परंपरा और रूढ़ियों को खलनायक मानते हैं। प्रेमचंद ने अपने चरित्रों की विशेषताओं को बारीकी से उभारा है। प्रेमाश्रम ने अपने गोदान की भूमिका कहा जा सकता है। प्रेमचंद के सभी उपन्यास आदर्शवादी हैं। कौन सा कथन असत्य है इसमें? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद के सभी उपन्यास आदर्शवादी हैं, सभी तो नहीं हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गोदान में प्रोफेसर मेहता की क्या भूमिका नहीं है? इनमें से कौन सी भूमिका जो प्रोफेसर मेहता की नहीं है? वे बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे ग्रामीण और शहरी कथा के सेतु हैं, वे प्रेमचंद के प्रवक्ता हैं, या कि प्रेमचंद के नारी संबंधी विचारों को मेहता वीमेंस लीग में भाषण देते समय व्यक्ति देते हैं। इसमें गोदान में प्रोफेसर मेहता की क्या भूमिका नहीं है? तो साथियों आपका सही उत्तर इसमें से कौन सा हो जाएगा? वे ग्रामीण और शहरी कथा के सेतु हैं, ये नहीं है, क्योंकि वो आपके ये अन्य सभी ऑप्शन को वो सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यासकार मनोविश्लेषणवादी परंपरा में नहीं है? जैनेन्द्र, अज्ञे, इलाचन जोशी या वृंदावन लाल वर्मा? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार इसमें से नहीं है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। तो जैनेन्द्र, अज्ञे और इलाचन जोशी ये आपके कौन हैं? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार कहा जाता है? यशपाल को, कमलेश्वर को, वृंदावन लाल वर्मा को या इन सभी को? ऐतिहासिक उपन्यासकार बताइए कौन से हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका वृंदावन लाल वर्मा को। अगला प्रश्न, काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सेवा सदन, तितली, चित्रलेखा, कितने पाकिस्तान? इसको आप कालक्रम के अनुसार रखिए, तो सही उत्तर हो जाएगा पहले सेवा सदन है, फिर तितली है, फिर चित्रलेखा है, फिर कितने पाकिस्तान। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पात्र गोदान का नहीं है? होरी, धनिया, गोबर या सोफिया? तो कौन सा नहीं है साथियों? सोफिया नहीं है। सोफिया प्रेमचंद के किस उपन्यास का चरित्र है? सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला या गबन? सोफिया किसका है? तो सोफिया साथियों रंगभूमि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, प्रेमचंद, प्रेम शंकर, सूरदास, मुंशी तोताराम और होरी, बताइए ऑप्शन आपको बताने हैं। तो प्रेम शंकर आपका कौन सा हो जाएगा? रंगभूमि का पात्र है। सूरदास आपका किसका हो जाएगा? सूरदास प्रेमाश्रम का है, और तो इसमें थोड़ा गड़बड़ है, तो प्रेम शंकर कौन सा हो जाएगा? प्रेम शंकर आपका प्रेमाश्रम का है, सूरदास रंगभूमि का है, मुंशी तोताराम आपका निर्मला का है, होरी आपका गोदान का है। तो इस तरीके से इसमें कौन सा हो जाएगा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, है ना? दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला माने सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पंडित दाता दीन प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? पंडित दाता दीन सेवा सदन के हैं, गोदान के हैं, गबन के हैं, निर्मला के हैं? बताइए किसके हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? गोदान के। अगला प्रश्न है, विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग की वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी, यह कथन गोदान के किस पात्र के लिए प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया है? धनिया, मालती, सिलिया या झुनिया? बताइए किसके लिए प्रस्तुत किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा धनिया। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला है, हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर साबुत कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजर नहीं होती या होता है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है और किससे है? बताइए। होरी का भोला से, होरी का धनिया से, भोला का होरी से या गोबर का होरी से? किससे कहा है? बताइए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोबर का होरी से। मालती बाहर से तितली और भीतर से रुकिए, हाँ, तो मालती बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी, यह कथन प्रेमचंद ने कहकर क्या व्यंजित किया है? मालती आकर्षक है, मालती का बाहरी रूप रंग आकर्षक है और अंदर से बड़ी भली महिला है, मालती पुरुषों को अपने रूप जाल में फंसाती है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या हो जाएगा सही उत्तर? सही उत्तर आपका हो जाएगा मालती का बाहरी रूप रंग आकर्षक है और अंदर से बड़ा भली महिला है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आया फिर जाने का नाम नहीं लेता। यह कथन किस उपन्यासकार का है? प्रेमचंद का, वृंदावन वर्मा का, जैनेन्द्र का या कमलेश्वर का? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न है, जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उन्हें लूटने में नहीं। यह कथन है अजय प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद या राजेंद्र यादव का? किसका कथन है जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उन्हें लूटने में नहीं? तो यह सही उत्तर है, प्रेमचंद का कथन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है, सन्यासी, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी और मृगनयनी उपन्यास, ये किस किस उपन्यासकार के हैं? अज्ञेय, वृंदावनलाल वर्मा, इलाचन जोशी या अज्ञेय इसमें 2 बार आया है। तो बताइए सन्यासी किसका है? तो सन्यासी साथी हो जाएगा आपका इलाचन जोशी। त्यागपत्र किसका है? अज्ञेय। शेखर एक जीवनी किसका है? अज्ञेय। मृगनयनी किसका है? वृंदावनलाल वर्मा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, माने बी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, अमृत और विष के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, यशपाल, अमृतलाल नागर या प्रेमचंद? बताइए। अमृत और विष के लेखक चित्रलेखा के रचनाकार हैं। बताइए, सॉरी, इसमें बताइए अमृत और विष के लेखक कौन हो जाएंगे? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएंगे आपके अमृतलाल नागर। चित्रलेखा के रचनाकार बताइए। भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, यशपाल या राजेंद्र यादव? चित्रलेखा के रचनाकार। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका भगवती चरण वर्मा। तमस उपन्यास के लेखक बताइए। यशपाल, राघव या राजेंद्र यादव? बताइए तमस उपन्यास के लेखक। सही उत्तर रांगे राघव। झूठा सच उपन्यास की विषय वस्तु आधारित है। झूठा सच भारत विभाजन पर, स्वतंत्रता के प्रति मोह भंग पर, साठोत्तरी भारत पर, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। झूठा सच उपन्यास की विषय वस्तु आधारित है, किस पर है? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? भारत विभाजन पर। कितने पाकिस्तान के लेखक नाम बताइए? राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश या श्रीलाल शुक्ल? कितने पाकिस्तान के लेखक कौन का क्या नाम है? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कमलेश्वर। चलिए देखते हैं। निम्न सूचियों को आप सुमेलित करें। देखिएगा, अपने अपने अजनबी उपन्यास, गली आगे मुड़ती है, राग दरबारी, रेहन पर रघु। बताइए केदारनाथ सिंह का है कौन सा? लासीलाल शुक्ला कौन सा है? अज्ञे का कौन सा है? शिव प्रसाद सिंह का कौन सा है? तो साथियों सही उत्तर इसमें से होगा आपका अपने अपने अजनबी अज्ञे का है, और गली आगे मुड़ती है आपका शिव प्रसाद सिंह का है, राग दरबारी आपका श्रीलाल शुक्ल का है, और रेहन पर रघु केदारनाथ सिंह। तो सी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, क्या आप उपन्यास के लेखक हैं? क्या आप बताइए, क्या आपके उपन्यास के लेखक कौन हैं? मनोहर श्याम जोशी, धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा या राजेंद्र यादव? बताइए कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा बताइए साथियों। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न है, आपका बंटी नामक उपन्यास में किस समस्या का चित्रण है? प्रेम विवाह की असफलता, तलाकशुदा दंपति के बच्चों की समस्या, अहम के टकराव का दुष्परिणाम या राजनीतिक परिदृश्य का चित्रण? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तलाकशुदा दंपति के बच्चों की समस्या। अगला प्रश्न है, महाभोज इनमें से किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव, ममता कालिया, मन्नू भंडारी या कृष्णा सोबती? तो महाभोज मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है, चाक उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। मैत्रेयी, पुष्पा,
मेहरुन्निसा परवेज, नासिरा शर्मा या नमिता सिंह। चाक उपन्यास किसका है? तो भैया चाक किसका है? मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए की नायिका का नाम बताइए। मालती, वर्षा वशिष्ठ, बीला या प्रभावती। मुझे चांद चाहिए की नायिका बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा वर्षा वशिष्ठ। अगला प्रश्न है, इनमें से सुरेंद्र वर्मा की कृति कौन सी है? मुझे चांद चाहिए, ए लड़की, त्यागपत्र या जिप्सी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मुझे चांद चाहिए। फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास, मैला आंचल, रतिनाथ की चाची, सागर लहरें और समुद्र मुर्दों का टीला। फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास कौन सा है इसमें से? उत्तर हो जाएगा आपका मैला आंचल। चलिए देखते हैं अगला आपका प्रश्न। अगला मैला आंचल का संबंध है मुंबई का बरसोबा क्षेत्र से, बिहार का पूर्णिया जिला का मेरीगंज क्षेत्र, अवध प्रांत का कोई गांव, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा बिहार का पूर्णिया जिला का मेरीगंज क्षेत्र। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, ये सभी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है साथियों? सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी माने बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनामदास का पोथा के लेखक हैं। अनामदास का पोथा बताइए। अनामदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या उदय शंकर भट्ट। अनामदास का पोथा, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? हजारी प्रसाद द्विवेदी। न्यूनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास का चरित्र है? पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा या चारुचंद्र लेख। बताइए क्या हो जाएगा? बाणभट्ट की आत्मकथा। शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है, यह कथन है प्रेमचंद का, अमृतलाल नागर का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या अज्ञे का। शरीर देव मंदिर की तरह भांति पवित्र है, यह कथन किसका है? सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, सियारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती। बाणभट्ट आत्मकथा में यह कथन किससे है? बाणभट्ट का निपुणिका से, बाणभट्ट की भट्टिनी से, निपुणिका का बाणभट्ट से या कृष्ण वर्धन का भट्टिनी से। यह कथन किसका है कि सियारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बाणभट्ट का भट्टिनी से। अगला प्रश्न हमारा, हजारी प्रसाद जी के किस उपन्यास में मदनोत्सव का वर्णन है? चारुचंद्र लेख में, पुनर्नवा में, बाणभट्ट की आत्मकथा में या अनामदास का पोथा में। बताइए कौन से में हो जाएगा? तो सही उत्तर क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला है, सुमेलित करना है उपन्यास और उपन्यासकार को। आपका बंटी किसका है? आपका बंटी किसका उपन्यास है और बताइएगा। तमस किसका है? राग दरबारी किसका है? धरती धन न अपना किसका है? तो साथियों याद रखिए, आपका बंटी मन्नू भंडारी, तमस भीष्म शाहनी, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, धरती धन न अपना जगदीश चंद्र। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका बंटी उपन्यास की मूल समस्या बताइए। तलाकशुदा दंपतियों का बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव, अहम का टकराव, पति की सेवा न करना, इनमें से नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर तलाकशुदा दंपतियों का बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव। चलिए देखते हैं। देखिएगा, अछूतों को होने वाली परेशानियों को चित्रित किया गया है। आपका बंटी में, राग दरबारी में, धरती धन न अपना में या गोदान में, किस में किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा धरती धन न अपना में। हिंदी का प्रसिद्ध व्यंग उपन्यास बताइए। व्यंग उपन्यास हिंदी का, राग दरबारी, आपका बंटी, धरती धन न अपना या मैला आंचल, किससे है? तो सही उत्तर राग दरबारी। अगला प्रश्न है, राग दरबारी की रचना कब हुई? 1955, 1968, 1960, 1970, कब हुई? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1968। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राग दरबारी में व्यंग किया गया है शिक्षा व्यवस्था पर, समाज के हर वर्ग पर, मजदूरों पर या उच्च वर्ग पर, किस पर किया गया है व्यंग? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका समाज के हर वर्ग पर। इनमें से किस उपन्यास को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है? गोदान, आपका बंटी, राग दरबारी या देवरानी जेठानी की कहानी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राग दरबारी। हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य शुक्ल ने माना है। दुलाई वाली, राग दरबारी, गोदान या परीक्षा गुरु। बताइए किस में माना है? तो सही उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु। चलिए देखते हैं। उपन्यासों की रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। बताइएगा, मैला आंचल, गोदान, धरती धन्ना अपना या परीक्षा गुरु, कौन सा हो जाएगा साथियों? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा
कौन सा? परीक्षा गुरु, फिर गोदान, फिर मैला आंचल, फिर धरती धन्ना, अपना बी ऑप्शन। गोदान का प्रकाशन कब हुआ है? 1935, 1934, 1936 या 1937 में? कब हुआ है साथियों? तो सही उत्तर हो जाएगा 1936 में। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास नहीं है? राग दरबारी, गोदान, निर्मला या वरदान? बताइए, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास नहीं है इनमें से? तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? राग दरबारी नहीं है, ये सभी हैं। इनमें से श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास बताइए। राग दरबारी, आदमी का जहर, सूनी घाटी का सूरज, या ये सभी? श्रीलाल शुक्ल। तो श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास ये सभी हैं, राग दरबारी भी है, आदमी का जहर भी है और सूनी घाटी का सूरज भी है। अब देखिए इसमें से स्थापना और तर्क के आधार पर प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न हमारा देखिएगा कि स्थापना है इसमें, अवचेतन में स्थित अनुभूतियों, संस्कारों, बिंबों एवं धारणाओं को कल्पना के माध्यम से चेतन स्तर पर व्यक्त किया जाता है। तर्क क्या कहता है? नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा के द्वारा नई नई बातों, घटनाओं, पात्रों आदि की सृष्टि करना कल्पना का कार्य नहीं है। तो पहला आपका ए गलत, आर सही, ए सही आर गलत, ए और आर दोनों सही और ए और आर दोनों गलत। कौन सा बताइए, स्थापना और तर्क में कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्या है आप बताइए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका कि ए सही है, आपका पहला स्थापना सही है, लेकिन आर आपका गलत है। ठीक है, आपका इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। स्थापना कह रहा है परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है और 1882 इसमें प्रकाशन हुआ है, जिसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तर्क कहता है कि देवरानी जेठानी कहानी पंडित गौरीदत्त ने 1870 में लिखी, किंतु उसे शुक्ल जी पहला उपन्यास नहीं मानते क्योंकि उसमें अपना औपन्यासिक तत्व नहीं है। बताइए ये कहाँ तक सही है? ए आर दोनों सही, ए आर एक ए सही आर गलत, ए आर दोनों गलत, ए आर ए गलत आर सही। बताइए कौन सा सही है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, ए ऑप्शन। स्थापना कहती है, देखिएगा प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। तर्क प्रेमचंद का गोदान जमींदारी प्रथा के उन्मूलन एवं बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण हुए देशव्यापी बैंकिंग विस्तार के कारण आज अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि किसान की समस्याएं आज वे नहीं हैं जो तब थीं। बताइए कौन सा सही है? तो इसमें याद रखिएगा ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला। देखिएगा स्थापना है कि प्रेमचंद के साहित्य में सर्वत्र शिव का शासन है, सत्य और सुंदर शिव के अनुचर बनकर आते हैं। तर्क क्या है? प्रेमचंद ने किसी खल पात्र को अपने उपन्यासों में स्थान नहीं दिया है। बताइए कौन सा कहाँ तक सही है? ए और आर दोनों सही हैं, ए गलत आर सही है, ए सही आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए कौन सा सही हो जाएगा उत्तर? तो उत्तर सही हो जाएगा आपका ए और आर दोनों ही आपके क्या है साथियों? ये गलत हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आंचलिक जनजीवन को कथा का केंद्र बनाकर आंचलिक समस्याओं को जिन उपन्यासों में उठाया जाता है उन्हें आंचलिक उपन्यास कहते हैं। तर्क क्या है कि मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है, जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ। ए आंशिक सही है, आर पूर्ण सही है, ए गलत है, आर गलत है, ए सही है, आर आंशिक सही है, ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो साथियों ए आंशिक सही है और आर पूर्ण सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्या साथियों? अगला हमारा ये गद्यांश दिया है, उसको पढ़ के हमको प्रश्नोत्तरी ढूंढनी है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास है। कौन सा? बाणभट्ट की आत्मकथा किसने रचा है? अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संस्कृति जीवन के उन उदात्त मूल्यों का समुच्चय है जो हमारे समग्र क्रिया व्यापार को नियंत्रित एवं निर्देशित करते हैं। इस उपन्यास में 7वीं 8वीं शताब्दी के भारत के सांस्कृतिक इतिहास को कथानक का आधार बनाया गया है। उस समय समाज में जो दूषित प्रवृत्तियां पनप रही थीं उनका यथार्थ चित्रण उपन्यासकार ने किया है। जाति प्रथा का वर्चस्व था, ब्राह्मण को सम्मान तो मिलता था किंतु अपने कुत्सित कर्मों के कारण वह देवत्व से च्युत हो गया था।
एक महिला कहती है, तुम ब्राह्मण हो आर्य, पृथ्वी के देवता हो, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। लोग कर्मफल एवं पुनर्जन्म पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितनी भाग्यवाद पर। धर्म का स्वरूप विकृत हो गया था, क्योंकि उसमें भायाचार एवं पाखंड बढ़ रहा था। धर्म की आड़ में अनैतिक कार्य हो रहे थे। नारी के प्रति लोगों की दृष्टि भोगवादी थी। लुटेरों द्वारा अपहृत नारी की पवित्रता भंग की जा रही थी और नारी के प्रति सम्मान का भाव निशेष होता जा रहा था। द्विवेदी जी ने बाणभट्ट की आत्मकथा में देश के इस अधोपतन का चित्रण किया। भट्टिनी का अपहरण कर उसे छोटा राजकुल के अंतःपुर में पहुंचाना और बाणभट्ट एवं निपुणिका द्वारा उसकी मुक्ति कराना, ऐसा ही घटनाक्रम है। बाणभट्ट नारी के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता है और कहता है, मैं नारी सौंदर्य को संसार की सबसे अधिक प्रभावोत्पादनी शक्ति मानता हूँ। नारी शरीर में मेरे लिए देव मंदिर की भांति पवित्र है। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचयिता साथियों भी पढ़े थे, महाविषाद, हजार विषाद, बाणभट्ट, फणीश्वरनाथ तो हजार विषाद। अगला प्रश्न देखते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा का कथानक काल 7वीं 8वीं सदी, 10वीं सदी का भारत, 12वीं सदी के दक्षिण भारत, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 7वीं 8वीं सदी का उत्तर भारत। अगला प्रश्न, नारी शरीर को देव मंदिर की भांति पवित्र माना है, किसने माना है? बाणभट्ट ने माना है साथियों। अगला प्रश्न है, धर्म का स्वरूप उस काल में कैसा हो गया था? पाखंडपूर्ण, वाह्याचार से युक्त, विकृत, या ये सभी? तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी। अवतरण के अनुसार संस्कृति क्या है? सभ्यता, जीवन के उदात्त मूल्यों का समुच्चय, मानव मन के संस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जीवन के उदात्त मूल्यों का समुच्चय। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, आपके उपन्यास दिए हैं और उनके उपन्यासकार दिए हैं, आपको बताना है सही उत्तर क्या है। तो चंद्रकांता, बाणभट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल, गोदान। तो देखिए चंद्रकांता किसका है? चंद्रकांता आपका देवकीनंदन खत्री। बाणभट्ट की आत्मकथा किसका है? जय प्रसाद द्विवेदी। मैला आंचल किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु। गोदान किसका है? प्रेमचंद का। कौन सा? बी ऑप्शन सही है। उपन्यासों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, शेखर एक जीवनी, गोदान, चंद्रकांता और मैला आंचल को। तो सही इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए साथियों, ये हो जाएगा आपका मैला आंचल, फिर गोदान, फिर चंद्रकांता, फिर शेखर एक जीवनी, बी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ अगला है, कौन सा पात्र किस उपन्यास का है? सुमेलित करें। कौन सा पात्र किस उपन्यास का है? सुमेलित करना है, तो बताइएगा। शशि किसका है? तो शशि आपका हो जाएगा शेखर एक जीवनी, शशि पात्र जो है। और क्रूर सिंह बताइए, क्रूर सिंह। तो क्रूर सिंह किसका हो जाएगा साथियों? आपका हो जाएगा चंद्रकांता का। बावन दास आपका हो जाएगा मैला आंचल, और गोबर आपका गोदान का हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही है। जैनेन्द्र के इन उपन्यासों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सुखदा, परख, त्यागपत्र, कल्याणी। परख, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा। बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा परख, त्यागपत्र, कल्याणी और सुखदा, बी ऑप्शन। अगला है, किस उपन्यास को ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्राप्त हुआ है? गोदान को, शेखर एक जीवनी, राग दरबारी, या बेदेक को? किसको आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आपका राग दरबारी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सूरज का 7वां घोड़ा की रचना बताइए। प्रेमचंद ने, प्रसाद ने, राजेंद्र यादव, या धर्मवीर भारती ने? सूरज का 7वां घोड़ा बच्चों बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। 1.5 इंच मुस्कान के रचयिता बताइए। राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, या ए बी दोनों संयुक्त रूप से? राजेंद्र भंडारी और मन्नू भंडारी आपके संयुक्त रूप से, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, माफ़ करें साथियों, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ए बी दोनों हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास विवेकी राय का है? कौन सा उपन्यास आपका विवेकी राय का है? बबूल, पानी के प्राचीर, बेदिक, या तितली? कौन सा है आपका उपन्यास विवेकी राय का? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका इसमें? बबूल। कौन सा उपन्यास प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास है? बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा इरावती। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भगवती चरण वर्मा
आपका पाप पुण्य की व्याख्यान करने वाला उपन्यास है? चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चित्रलेखा। अगला प्रश्न, कौन सा कथन असत्य है? रेणु आंचलिक उपन्यासकार है, गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य है, निरुपमा मोहन राकेश का लिखा उपन्यास है, कुरु कुरु स्वाहा के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। कौन सा असत्य है? 3 इसमें सत्य है, एक असत्य बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? निरुपमा मोहन राकेश का लिखा उपन्यास है। ऐसा नहीं है तो बताइएगा निरुपमा किसका लिखा उपन्यास है। अब देखिएगा, इसमें स्थापना दी है, प्रेमचंद ने खलनायक की नई परिकल्पना की है। वे व्यक्ति को नहीं अपितु वर्ग, व्यवस्था, समूह, परंपरा को खलनायक मानते हैं। अगला तर्क देखते हैं। गोदान में राय साहब नहीं अपितु जमींदार और जमींदारी व्यवस्था कृषकों का शोषण करते हैं, और व्यक्ति दाता दीन नहीं अपितु तथाकथित धर्म के ठेकेदार कृषकों के शोषण के लिए उत्तरदायी हैं। बताइए सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपकी ये स्थापना और तर्क माने ए और आर दोनों सही हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व में गोदान के किन 2 पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं उपलब्ध होती हैं? होरी और गोबर, होरी और दाता दीन, होरी और मेहता, होरी और राय साहब। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो होरी और मेहता। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गोदान में अपने नारी संबंधी विचार प्रेमचंद ने किसके माध्यम से व्यक्त किए हैं? मालती के माध्यम से, मेहता के माध्यम से, गोविंदी के माध्यम से, या धनिया के माध्यम से? बताइए किसके माध्यम से किए हैं? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका इसमें मेहता के माध्यम से। कौन सी कहानी प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानी है? पूस की रात, सवा सेर गेहूँ, नमक का दरोगा, या बड़े घर की बेटी? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो सही उत्तर आपका पूस की रात। अगला देखिए, इन सूचियों को सुमेलित करें। कफन, चीफ की दावत, राजा निर्वंशिया, या वापसी? बताइए। तो सही उत्तर आप बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आपका कफन हो जाएगा प्रेमचंद का, चीफ की दावत आपका भीमसानी का, राजा निर्वंशिया आपका कमलेश्वर का, और वापसी आपका उषा प्रियंवदा। ठीक है, आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इन कहानी संकलनों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। बताइए, मानसरोवर, आकाशदीप, शरणार्थी, या जिंदगी और जोंक? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मानसरोवर प्रेमचंद, आकाशदीप प्रसाद, शरणार्थी अज्ञेय, और जिंदगी और जोंक अमरकांत। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से प्रकृतिवादी कथाकार यशपाल, भगवती चरण वर्मा, निर्मल वर्मा, या उषा प्रियंवदा? बताइए प्रगतिवादी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? यशपाल। लालटीन की छत किसका उपन्यास है? कृष्णा सोबती, चित्रा मुदगल अज्ञेय, निर्मल वर्मा। लालटीन की छत किसका उपन्यास है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? निर्मल वर्मा। शेखर एक जीवनी कौन सा पात्र नहीं है? शशि, शेखर, विद्यावती, या ज्वाला सिंह? कौन सा पात्र शेखर की एक जीवनी में नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ज्वाला सिंह। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? तो साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है, इनमें से फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास कौन सा है? मुझे चांद चाहिए, सूरज का सातवां घोड़ा, प्रति परिकथा, या बाबा बटकेश्वर नाथ? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? प्रति परिकथा। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें अवतरण दिया है, इसमें 5 प्रश्न दिए हैं, उसको बताना है। प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकारों में बाबू देवकीनंदन खत्री 1861 से 1913 ईस्वी का नाम उल्लेखनीय है। लाला श्रीनिवास दास रचित परीक्षा गुरु भले हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है, किंतु जिनके उपन्यासों की धूम सर्वसाधारण पहली बार हुई वे बाबू देवकीनंदन खत्री ही हैं। उनके लिखे प्रसिद्ध उपन्यासों में प्रमुख नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, चंद्रकांता, संतति, भूतनाथ,
आदि। इनमें से चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति को अभूतपूर्व लोकप्रियता प्राप्त हुई। तिलिस्मी एआरी उपन्यास लेखक के रूप में बाबू देवकीनंदन खत्री की चर्चा चारों ओर इतनी फैली कि जो लोग हिंदी की किताबें नहीं पढ़ते थे वे उनके नाम एवं उनके उपन्यासों के नाम से परिचित हो गए। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकीनंदन का स्मरण इस बात के लिए सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए उतने ही किसी ग्रंथकार ने नहीं। चंद्रकांता पढ़ने के लिए ही न जाने कितने उर्दूजीवी लोगों ने हिंदी सीखी। चंद्रकांता पढ़ चुकने पर वे चंद्रकांता की किस्म की कोई किताब ढूंढने में परेशान रहते थे। तिलिस्मी एवं अय्यारी उपन्यासों का मूल आधार फारसी के तिलिस्म होशरूबा है। देवकीनंदन खत्री ने इसी को आधार बनाकर अपनी प्रसिद्ध औपन्यासिक कृति चंद्रकांता 1890 की रचना की। तिलिस्म का अर्थ होता है आश्चर्यजनक, अद्भुत, कल्पना। अय्यार का अर्थ होता है चालाक, वेग से चलने वाला, दूर तक दौड़ने वाला। ऐसे उपन्यास जिनमें तिलिस्म एवं अय्यारों का वर्णन हो इस वर्ग में आते हैं। इन उपन्यासों में रहस्य रोमांच के साथ साथ प्रेम और रोमांस को भी कथानक में पिरोया जाता है, जिससे ये अत्यंत रोचक, मनोरंजक एवं कुतूहलजनक बन जाते हैं। चलिए देखते हैं अब प्रश्न। बाबू देवकीनंदन खत्री किस वर्ग में आते हैं? प्रेमचंद युगीन उपन्यास, प्रेमचंद पूर्व या प्रेमचंदोत्तर या समकालीन उपन्यासकार? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकार। कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का है? चंद्रकांता, चंद्रकांत संतति, भूतनाथ या सभी? तो साथियों ये सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस उपन्यास को पढ़ने के लिए तमाम लोगों ने हिंदी सीखी? तो चंद्रकांता साथियों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देवकीनंदन खत्री ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं? तो देवकीनंदन खत्री ने साथियों तिलिस्मी एवं अय्यारी उपन्यास लिखे हैं। अय्यार का अर्थ बताइए। अय्यार का अर्थ क्या होता है साथियों? चालाक, वेग से चलने वाला, दूर तक दौड़ने वाला, ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इन सूचियों को सम्मिलित करना है। सबही नचावत राम गोसाई, विराटा की पद्मिनी, चंद हसीनों के खतूत या झूठा सच? बताइए किसकी कृति है इसमें? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सबई नचावत राम गोसाई, भगवती चरण वर्मा, विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा, और आपका चंद हसीनों के खतूत आपका हो जाएगा ये पांडवी चरण शर्मा उग्र, और झूठा सच यशपाल। तो आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मृग नैनी उपन्यास को आप किस वर्ग में स्थान देंगे? सामाजिक उपन्यास, जासूसी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास या महानगरीय उपन्यास? किसमें देंगे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका आप बताइए तो सही। ऐतिहासिक उपन्यास। तुवर मिलिंद इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? चारुचंद्र लेख का, पुनर्नवा का, बाणभट्ट की आत्मकथा का या अनामदास का पोथा? बताइए किसका है? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्हें इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चारुचंद्र लेख, फिर बाणभट्ट की आत्मकथा, फिर पुनर्नवा, फिर अनामदास का पोथा। अगला प्रश्न है। प्रेमचंद का पहला उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला या गोदान? तो कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर सेवा सदन। अगला है। इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गवन या कर्मभूमि? सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेमाश्रम, फिर रंगभूमि, फिर गवन, फिर कर्मभूमि। अगला प्रश्न हो जाएगा। प्रेमचंद के किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका कहा जाता है? रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम या कर्मभूमि? प्रेमचंद के किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका कहा जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? प्रेमाश्रम। कंकाल का रचना काल 1929, 1934, 1936 इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1929। अगला प्रश्न है हमारा। हिंदी के कथाकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन से जोड़ने का काम किया है। यशपाल, प्रेमचंद, यज्ञेय या वृंदावन लाल वर्मा? सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? प्रेमचंद्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इन सूचियों को प्रेमचंद के उपन्यासों संदर्भ से सम्मिलित करना है। स्त्रियों का आभूषण प्रेम, शासक वर्ग से अत्याचार, कृषकों का शोषण और दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह, ये जो विषय हैं इनको उपन्यास से जो उपन्यास है उनमें से आपको सम्मिलित करने हैं। तो बताइए स्त्रियों का आभूषण प्रेम यह किस उपन्यास में है?
तो साथियों यह आपका हो जाएगा निर्मला। शासक वर्ग के अत्याचार, बताइए। नहीं, निर्मला में तो नहीं है, माफ़ करें थोड़ा। तो आपका कौन सा सही होगा? तो ये साथियों हो जाएगा स्त्रियों का आभूषण गबन में है, आभूषण प्रेम। और इस शासक वर्ग के अत्याचार, शासक वर्ग के अत्याचार आपका हो जाएगा रंगभूमि। कृषकों का शोषण आपका हो जाएगा गोदान। और दहेज एवं अनमिल विवाह निर्मला। तो साथियों आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में लिखना है। तो धरतीधन न अपना, राग दरबारी, आपका बंटी और गोदान। बताइए इसमें से सही उत्तर आपको बताना है। तो हो जाएगा गोदान, फिर आपका बंटी, फिर राग दरबारी, फिर धरतीधन न अपना। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? तो साथियों लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए कि रचनाकार बताइए। सुरेंद्र वर्मा, मेहरुन्निसा परवेज, अज्ञे या नमिता सिंह। कौन सा सही हो जाएगा उत्तर? तो उत्तर साथियों हो जाएगा नमिता सिंह। अगला प्रश्न है, इनमें से कथा साहित्य के अंतर्गत क्या है? उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र या एवी दोनों। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका एवी दोनों, माने उपन्यास और कहानी। चलिए देखते हैं साथियों, माफ करें। अगला है, इनमें से ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, बताइए। यशपाल, अमृतलाल नागर, भविभूतिचंद्र वर्मा या बंदावलाल वर्मा। ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन से हो जाएंगे? सही उत्तर आप बताइए। तो आपका बंदावलाल वर्मा। अगला प्रश्न है, इनमें से जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल, धरतीधन न अपना, आपका बंटी या राग दरबारी। कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका धरतीधन न अपना। अगला प्रश्न है, लाला श्रीनिवास दास का लिखा का उपन्यास परीक्षा गुरु। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मैला आंचल में किस गांव का वर्णन है? शिवपालगंज, वेलारी, मेरीगंज, पूर्णिया। मैला आंचल में किस गांव का वर्णन है? तो साथियों मेरीगंज। अगला प्रश्न है, शिवपालगंज का संबंध हिंदी में किस प्रसिद्ध उपन्यास से है? शिवपालगंज का। तो साथियों मैला आंचल, राग दरबारी, तमस्या, मुझे चांद चाहिए। बताइए किससे है? तो राग दरबारी। अगला प्रश्न है, नीला चांद इनमें से किसका उपन्यास है? नीला चांद शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडे, काशीनाथ या अमरकांत। नीला चांद किसका उपन्यास है? तो शिव प्रसाद सिंह। सुमेलित करना है साथियों, तो सुमेलित करना है वर्षा, वशिष्ठ, माता दीन, निपुणिका और शशि। ये जो पात्र हैं इनके उपन्यास बताइए, किस उपन्यास के पात्र हैं? तो वर्षा वशिष्ठ बताइए। तो साथियों वर्षा वशिष्ठ, मुझे चांद चाहिए, माता दीन गोदान, निपुणिका बाणभट्ट और निपुणिका बाणभट्ट और शशि आपका शेखर एक जीवनी। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न सुमेलित करना है साथियों, देखिएगा। गली आगे मूर्ति उपन्यास, पहला गिरमिटिया उपन्यास, एक चिथड़ासुख उपन्यास और तमस उपन्यास, ये उपन्यास है, इनकी ये उपन्यासकार बताइएगा। तो देखिए गली आगे मूर्ति है शिव प्रसाद सिंह का है, पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का है, एक चिथड़ासुख आपका निर्मल वर्मा का है और तमस विश्वसानी का है। तो सी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शेखर एक जीवनी भाग 1 की कथा कितने खंडों में है? शेखर एक जीवनी बताइए कितने खंडों में है? 4, 5, 3, 2। बताइए कितने में है? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा 4। अगला है, मैला आंचल का प्रकाशन हुआ 1942 में, 1952 में, 1954 में, 1960 में। कब हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1954। अगला, नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है, यह कथन किसका है? तो साथियों सही हो जाएगा आपका बाणभट्ट की आत्मकथा। सियारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कर्षित नहीं होती, कथन किसका है? बाणभट्ट की भट्टिनी से, बाणभट्ट की निपुणिका से, बाणभट्ट की महामाया से, या इनमें से कोई नहीं। बताइए किससे है, किससे कहा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट का भट्टिनी से। अगला देखते हैं, राय साहब रंग सियार, राय साहब रंग सियार हैं, इसके द्वारा प्रेमचंद क्या कहना चाहते हैं? माफ़ करें साथियों, माफ़ करें थोड़ा। हाँ, तो राय साहब रंग सियार हैं, इसके द्वारा प्रेमचंद क्या कहना चाहते हैं? बताइए।
राय साहब की कथनी करनी में अंतर है। राय साहब की प्रवृत्ति अन्य जमींदारों जैसी ही है, पर वे दूसरों से अलग दिखने का प्रयास करते हैं। राय साहब कृषकों के शुभेच्छु हैं, या इनमें से कोई नहीं। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो राय साहब की प्रवृत्ति अन्य जमींदारों जैसी ही है, पर वे दूसरों से अलग दिखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बाणभट्ट की आत्मकथा है एक जीवनी, एक आत्मकथा, एक कहानी या एक उपन्यास। तो साथियों क्या है ये, तो एक उपन्यास है। अब देखिए इसमें अवतरण है, पढ़ते हैं। देखिए गोदान का प्रथम पात्र होरी अवध प्रांत के एक ग्राम बेलारी का 5 बीघे का कृषक है। प्रेमचंद जी ने होरी के रूप में एक अमर पात्र की सृष्टि की है जो भारतीय कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। होरी के चरित्र में उपलब्ध 2 गुण, उसकी शाश्वत गरीबी और परिश्रम करते रहने की दृढ़ इच्छा शक्ति, वास्तव में प्रेमचंद के अपने व्यक्तित्व से मेल खाते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर मेहता के माध्यम से प्रेमचंद ने अपने विचारों को इस उपन्यास में अभिव्यक्त किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसलिए मेहता और होरी के मेल से बने व्यक्ति को प्रेमचंद निरूपित करते हुए लिखा है कि गोदान के किसी एक पात्र को प्रेमचंद का प्रतिनिधित्व पात्र नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर मेहता से होरी को जोड़ा जा सके तो व्यक्ति बनेगा वह बहुत कुछ प्रेमचंद से मिलता जुलता होगा। मेहता में यदि उन्होंने अपने विचार डाले हैं तो होरी में बराबर परिश्रम करते रहने की दृढ़ इच्छा शक्ति। होरी को अपने जीवन में प्रायः उन्हीं समस्याओं को जूझना पड़ा जो एक सामान्य भारतीय कृषक के जीवन में रहती है। होरी राय साहब के आसामी और भाग्यवादी हैं। गोबर से वही कहता है कि हमें परमात्मा ने गरीब बनाया है। होरी व्यवहार कुशल है, जब तब राय साहब को सलाम करने उनके यहाँ जाता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि जब हमारी गर्दन दूसरों के पैरों नीचे हो दबी हुई हो तो अकड़ कर निभा नहीं हो सकता। अब देखते हैं प्रश्न साथियों। प्रश्न हमारा, गोदान का प्रधान पात्र कौन सा है। गोदान का, तो साथियों गोदान का प्रधान पात्र आपका होरी है। होरी का गांव का नाम बताइए। बेलारी, समेरी, सिपालगंज या मेरीगंज। होरी के गांव का नाम क्या है। सही उत्तर हो जाएगा बेलारी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार प्रेमचंद का व्यक्तिगत गोदान किन 2 चरित्रों से मिलकर बना है। होरी और गोबर, होरी और मेहता, मेहता और राय साहब, या मेहता और खन्ना। बताइए सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा होरी और मेहता। होरी किस प्रकार का किसान है। प्रगतिवादी, भाग्यवादी, परिश्रमी, या बी और सी दोनों। बताइए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी और सी दोनों। देखिए प्रेमचंद ने किस पात्र के माध्यम से गोदान में अपने विचार व्यक्त किए हैं। होरी, मेहता, मालती या धनिया। किस पात्र के माध्यम से, तो मेहता। चलिए देखिए एक अवतरण और है, उसके बाद देखते हैं। सन 50 से 60 के दशक में हिंदी उपन्यास का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे आंचलिक उपन्यास कहा गया। उपन्यास को आंचलिक कहने तथा उसकी महत्ता की ओर आलोचकों का ध्यान आकृष्ट करने का श्रेय सुप्रसिद्ध उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु को है। उन्होंने 1954 में प्रकाशित अपने उपन्यास मैला आंचल को आंचलिक उपन्यास की संज्ञा प्रदान करते हुए इसकी भूमिका में लिखा। यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक में है पूर्णिया। मैंने इसके एक हिस्से के एक गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास का कथा क्षेत्र बनाया है। अंग्रेजी में ऐसे उपन्यासों को बेसेक्स नोवेल कहा गया था, जिनमें क्षेत्रीय रंग अर्थात रीजनल टच तथा ऐसे उपन्यासों में लेखक का ध्यान उस स्थान विशेष की सांस्कृतिक भाषा, बोली, रीति रिवाज, रहन सहन, लोक जीवन, धार्मिक विश्वास आदि के चित्रण में अधिक रमता था। आंचलिक उपन्यासों में भी लेखक की दृष्टि आंचलिकता पर केंद्रित रहती है। उसमें क्षेत्र विशेष की संस्कृति का चित्रण होता है, वहाँ की बोली भाषा में प्रयुक्त शब्दों का उपयोग किया जाता है और लोक संस्कृति, लोक जीवन, रहन सहन, वेशभूषा, अंधविश्वास, त्योहार, पर्व तथा राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का चित्रण प्रमुखता से होता है। देखिए अब प्रश्न इसमें से, हिंदी के आंचलिक उपन्यास का जन्म हुआ है 5वें दशक में, 6वें दशक में, 7वें दशक में, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आपका हो जाएगा 6वें दशक में। फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है राग दरबारी, रत्नाथ की चाची, मैला आंचल, ये सभी। तो साथियों ये आपका मैला आंचल है। मैला आंचल का कब प्रकाशित हुआ है। 1948, 1950, 1952, 1954। कब प्रकाशित हुआ है, तो साथियों 1954 आपका। देखिए प्रश्न है, मैला आंचल में किस अंचल की कथा है। बिहार के पूर्णिया जिले के गांव की, बिहार के मिथिला क्षेत्र की, भागलपुर के जिले के एक गांव की, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा,
पूर्णिया जिले के एक गांव के बिहार के। आंचल उपन्यास में लेखक की दृष्टि सर्वाधिक केंद्रित रहती है, कथानक पर, पात्रों पर, अंचल पर या इनमें से कोई नहीं। किस पे रहती है? तो साथियों अंचल पर। तो साथियों ये देखिए हमारे कितने प्रश्न हो गए, 175 प्रश्न हो गए। और 175 प्रश्न में आपने कितने सही किए, कैसे क्या किए, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथियों हम आशा करते हैं ये आपके प्रश्न आपको आपकी आगामी जो परीक्षा 5 मार्च को होने वाली है उसमें आपको लाभान्वित जरूर करेंगे। तो साथियों अगर आप इस PDF को चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर उसको वहाँ से जुड़ जाएंगे टेलीग्राम पर जाकर। और भाषा निकेतन का आपका ऑफिशियल चैनल है, उसमें हम आपको ये PDF भी भेज देंगे। तो साथियों वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। कोई आपका राय है तो आप ज़रूर आप उसको हमें दीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।